हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके मेरे स्मार्ट स्टडी क्लासेस में। हाँ, तो हमारी इंटरमीडिएट की इंग्लिश ग्रामर क्लास चल रही थी और जिसमें चला था आपका न्यू सीरीज़ 28 मार्क्स, यानी कि इस सीरीज़ के अंतर्गत आप 28 नंबर बहुत ही आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। बिल्कुल भी आपको दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि हमने इसमें 3 चीज़ों को जोड़ा है। पहला है आपका ट्रांसलेशन, दूसरा है आपका ऐसे और तीसरा है अनसीन पैसेज। तो तीनों को मिला के होते हैं हमारे 28 मार्क्स। यदि आप इस सीरीज़ को पूरा देखते हैं तो आप बहुत ही आसानी से 28 मार्क्स गेन कर सकते हैं। बिल्कुल भी आपको दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि इसमें हम सबसे पहले आपको सिखाएंगे ट्रांसलेशन। यदि आप ट्रांसलेशन सीख जाते हो तो किसी भी क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से कर सकते हो, चाहे कोई क्वेश्चन कितना भी बड़ा हो कितना भी छोटा हो। जैसे कि मान लीजिए आपका सेंट्रल आईडी आता है, अब सेंट्रल आईडी आपको याद नहीं है लेकिन आपको पोएम के बारे में उसकी जानकारी है, तो क्या करोगे, आप उस पोएम के शब्दों का क्या करोगे, हिंदी में आप वाक्य बनाओगे और उसको इंग्लिश में ट्रांसलेशन कर दोगे, क्योंकि आप इस सीरीज़ के अंतर्गत हिंदी से अंग्रेजी बनाना बहुत ही आसानी से सीख जाओगे। इस तरह से आप किसी भी क्वेश्चन को कर सकते हो, यदि आपको क्वेश्चन याद ना हो तो भी। यदि आपको चैप्टर की पूरी हिंदी याद होनी चाहिए, नहीं तो आप कितना रटोगे। अरे सेंट्रल आइडिया हैं, 7-8 सेंट्रल आइडिया रटने पड़ेंगे। इसके बाद और भी आपको एक्सप्लेशन हैं, 30-40 एक्सप्लेशन होंगे दोनों को मिला के, तो कितना याद करोगे। इसलिए यदि आप ट्रांसलेशन सीख जाते हैं तो आप किसी भी क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से कर सकते हैं, बिल्कुल भी आपको दिक्कत नहीं आएगी। इसलिए आप इस सीरीज़ को पूरा देखा करें, डेली देखा करें और बिल्कुल भी इसको मिस न किया करें, क्योंकि इससे आपका पूरा पेपर बहुत ही आसानी से समझ में आ सकता है। ठीक है, तो ज़्यादा समय वेस्ट न करते हुए चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। क्लास 12th इंग्लिश ग्रामर, यानी कि 12th क्लास की इंग्लिश ग्रामर क्लास चल रही थी हमारी, और जिसमें चल रहा था न्यू सीरीज 28 मार्क्स। आज हम डिस्कस करेंगे आपका 34 पर है यूज़ ऑफ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, और 35 पर है आपका इम्परेटिव सेंटेंस। क्या है? इम्परेटिव सेंटेंस। तो इन दोनों चीज़ों को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे आपका डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट होता क्या है, आपने पढ़ा होगा, हमने आपको पढ़ाया था ट्रांसफॉर्मेशन में कि डायरेक्ट क्या होता है कि प्रत्यक्ष कथन, है ना, और अप्रत्यक्ष कथन यही तो होता है। यानी किसी की बात को जैसे कि तैसे कहना डायरेक्ट होता है, और उसकी बात को अपने हिसाब से कहना इनडायरेक्ट होता है। लेकिन आपने ये क्या पढ़ा था, आपने इंग्लिश से इंग्लिश पढ़ा था। यदि हमने आपको सिखाया था कि एक वाक्य दिया होता था और उसका आप इंग्लिश में ही इनडायरेक्ट करते थे, लेकिन इसमें क्या होगा कि इसमें आपको एक हिंदी का वाक्य दिया होगा। क्या दिया होगा? हिंदी का वाक्य, क्योंकि स्टोरी में तो हिंदी के वाक्य आते हैं ना। तो मान लीजिए कि अगर स्टोरी में डायरेक्ट का एक वाक्य आ गया या फिर इनडायरेक्ट का आ गया, तो क्या करोगे, छोड़ दोगे? नहीं छोड़ना है। यदि आपने ये सीरीज़ नहीं देखी तो आपको छोड़ना भी पड़ सकता है। आप जानते नहीं, ये आपके एग्जाम में 10 मार्क्स की आती है। कितने की आती है? 10 मार्क्स की। और 10 मार्क्स बहुत होते हैं, क्योंकि एक क्वेश्चन के लिए बहुत होते हैं। अगर छोटा सा आप सिनोनियम्स करोगे तो 1 नंबर ही मिलेगा आपको, लेकिन यदि आपने स्टोरी को बना दिया तो आपको 10 मार्क्स मिलेंगे। इसलिए आपको इस पोर्शन को बहुत ही अच्छी तरह से समझना है। तो हम बता रहे थे कि डायरेक्ट भी दिया हो सकता है और इनडायरेक्ट भी दिया हो सकता है। डायरेक्ट में क्या होता है कि इसमें हमने बताया था कि एक साथ 2 वाक्य दिए होते हैं, 2 वाक्य दिए होते हैं, और उनके बीच में या तो आपका इन्वर्टेड कॉमा लगा हुआ होगा या फिर की शब्द दिया होगा। यानी कि इनडायरेक्ट की अवस्था में होगा तो आपका की दिया होगा, और डायरेक्ट की अवस्था में होगा तो आपका उसमें कॉमा लगा होगा। लेकिन हम आपको एक बात बता देते हैं, आप हमारी बात को हमेशा याद रखना कि जब भी आप उसकी अंग्रेजी बनाएं, चाहे भले ही आपका सेंटेंस इनडायरेक्ट फॉर्म में दिया हो, आप उसकी जो अंग्रेजी बनाओगे वो डायरेक्ट फॉर्म में ही बनाओगे, क्योंकि इससे आपको बहुत फ़ायदे होंगे। क्योंकि डायरेक्ट में क्या होता है कि जैसा सेंटेंस दिया है वैसा बना सकते हैं आप उसको, लेकिन इनडायरेक्ट में बनाओगे तो क्या होगा, आपको जितने भी रूल जो चेंज होते हैं डायरेक्ट के वो आपको फॉलो करने पड़ेंगे। ठीक है, तो वो चीज़ हम आपको समझाएंगे। कब समझाएंगे? जब हम आपको बोर्ड पर लिख के बताएंगे। ठीक है ना। तो ये बात आपको याद रखनी है कि एक साथ 2 वाक्य दिए होते हैं, उनके बीच में की या फिर कॉमा एंड कॉमा लगा होता है, तो उसे हम डायरेक्ट बोलते हैं। और इसकी अंग्रेजी हम इसी टाइप से बनाएंगे, किससे? डायरेक्ट पोजीशन में ही बनाएंगे। जैसे कहते हैं ना कि राम कहता है कि मीरा बीमार है ना। इस तरह से वाक्य आपने अक्सर देखेंगे स्टूडेंट बहुत ज़्यादा आ जाते हैं। तो क्या होता है, स्टूडेंट को छोड़ देते हैं क्योंकि उनको जानकारी नहीं होती है। लेकिन आप यहाँ से पढ़ोगे तो आपको ये जानकारी बहुत ही अच्छी तरह से मिल जाएगी, और आप इस प्रकार के सेंटेंस को गलत नहीं होने देंगे। ठीक है, तो क्या होता है कि 2 वाक्य दिए होते हैं। अब वाक्य देखा जाता है कि
पहला वाक्य क्या है और दूसरा वाक्य क्या है। तो पहला वाक्य आपका प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में है। किस में है? प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में है, तो दूसरा वाला जैसे कि तैसा बन जाता है। और यदि पहला वाला पास्ट में है तो दूसरे वाले में बदलाव हो जाता है। लेकिन आप डायरेक्ट फॉर्म में बनाओगे तो आपको बदलाव नहीं करना है, ठीक है ना। लेकिन बात आती है कि इस वाक्य में क्या दिया होता है। इसमें देखो, कहता है, कहता है, कहती है, कहते ही शब्द है, या फिर कहेगा शब्द आएगा अगर फ्यूचर में होगा तो, और अगर पास्ट में होगा तो कहा शब्द आएगा, जिसकी अंग्रेजी हम सैड से या विल से लगाते हैं। तो ये तो आपने डायरेक्ट में पढ़ लिया होगा, ठीक है ना। इस तरह से हम बहुत ही आसानी से वाक्य को बना सकते हैं। तो थोड़ा सा लिखवा देते हैं ताकि आप उसे बाद में भी पढ़ सकें। तो कह सकते हैं कि इस प्रकार के वाक्यों में दो वाक्य एक साथ दिए होते हैं तथा उनके बीच में कॉमा या फिर की शब्द दिया होता है, ठीक है। क्या होता है? की शब्द दिया होता है। यदि पहला वाक्य प्रेजेंट में हो, प्रेजेंट या फिर फ्यूचर में हो, तो प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो तो से या सेज, विल से या फिर सेल से का प्रयोग करते हैं, ठीक है। यदि पास्ट में हो यानी कि कहा शब्द आए, क्या है? कहा शब्द आए, पास्ट में हो तो किसका प्रयोग करते हैं? सैड का प्रयोग करते हैं। की शब्द की अंग्रेजी कॉमा, इन्वर्टर कॉमा लगाते हैं। तो देखो, ये बात आपको बहुत अच्छी तरह से याद रखनी है। तथा दूसरे वाक्य को जैसा का तैसा बना देते हैं। यदि दूसरा वाक्य जैसा होता है उसको वैसे के वैसा हम बना देते हैं। तब आपकी समझ में आ चुका होगा कि किस तरह से हम वाक्य को बनाते हैं। तो देखो, एक वाक्य देख लेते हैं ताकि आपकी समझ में अच्छी तरह से आ सके। राम मीरा से कहता है कि वह आगरा जा रहा है, ठीक है। अब देखो, ये डायरेक्ट का वाक्य आ गया। क्या है? डायरेक्ट। ये तो इनडायरेक्ट का है क्योंकि शब्द दिया हुआ है। और अगर ये होता राम मीरा से कहता है वह आगरा जा रहा है, तो ये आपका डायरेक्ट का हो गया। ये समझ गए होंगे कि ये आपका इनडायरेक्ट है
और ये क्या है आपका डायरेक्ट है। लेकिन हमने आपको एक बात बताई है कि चाहे वाक्य डायरेक्ट में हो या फिर इनडायरेक्ट में हो, आप उसकी अंग्रेजी डायरेक्ट में ही बनाओगे, क्योंकि डायरेक्ट में बनाने से क्या होगा कि आपको इसमें कोई बदलाव नहीं करना पड़ेगा, ये जैसा है वैसा का वैसा बन जाएगा। लेकिन यदि आप इनडायरेक्ट में बनाते हो तो इसमें बदलाव हो सकता है। ठीक है, तो इसमें बदलाव हो सकता है। कब? जब आप किस में बनाओगे? इनडायरेक्ट में बनाओगे। और डायरेक्ट में बनाओगे तो जैसा वैसे बना सकते, आप स्वतंत्र हो। ठीक है, तो देखो हमने आपको बताया था कि राम मीरा से कहता है, तो राम की तो राम आ जाएगी, कहने की ताहती है आ रही है, तो देखो से या सेज लगाते हैं। अब देखो राम ये कहे तो क्या करेंगे? से, सेज है ना। और सेज के बाद हमेशा क्या आता है? टू आता है। कब? अगर ये ऑब्जेक्ट दिया हो तो। ये तो आपने डायरेक्ट में पढ़ा होगा, हमने आपको पढ़ाए थे कि टू लगाते हैं सेज के बाद अगर ऑब्जेक्ट दिया है। खाली ये होता कि राम कहता है तो नहीं लगता, तो टू मीरा कॉमा इनवर्टेड कॉमा, या फिर आप क्या लगा सकते हो उसको आगे बताऊंगा, है ना। फिर इसे बना रहे हो तो आई एम गोइंग टू आगरा, बन गया। वो कहे आप कहे हम तो इसे इनडायरेक्ट में बनाएंगे, तो बना लीजिए। क्या होगा? राम टोल्ड मीरा डैट। तो राम टोल्ड मीरा डैट, अब ये वाले बना रहे हो ना आप, तो वह है कि ही हो जाएगा, ही वाज गोइंग टू देखो कितना बदलाव हुआ। यहाँ पर क्या आया? बाज, जबकि यहाँ पर है दिया होगा, ध्यान रखना इस बात को। यहाँ बाज आया, यहाँ डेट आया, यहाँ टोल्ड आया, टू हट गया, से को चेंज हो गया। तो कितना काम करना पड़ा आपको, और हो सकता है कि इसमें आपसे ये गलतियाँ हो जाएंगी। इसीलिए आप स्टोरी में यदि डायरेक्ट का वाक्य आता है तो आप उसको किस में बनाओगे? डायरेक्ट फॉर्म बनाओगे। एक कॉमा यहाँ लगाइए, दो कॉमा यहाँ लगाइए और दो कॉमा यहाँ पे लगाइए। यानी इसको बोलते हैं हम 66 और इसको बोलते हैं 99, है ना, ये बता चुके हैं आपको। और एक कॉमा यहाँ होता है, बस इतना ध्यान रखना है। तो बहुत ही आसानी से आप इसे बना सकते हो। यहाँ भले ही कोई सा भी वाक्य आ जाए, अगर आप डायरेक्ट फॉर्म में बनाते हो तो आपकी पोजीशन यही रहेगी। जैसे कि राम मीरा से कहता है, राम मीरा से कहता है। अब मैं यहाँ पर दोबारा लिखता हूँ, जैसे कि टेंस चेंज होता है, यानी कि राम राहुल से कहता है कि घर जाओ। अब देखो आपका ये सेंटेंस चेंज हो गया, तो आपको परेशान नहीं होना है, क्योंकि आप डायरेक्ट फॉर्म में बनाओगे तो क्या कहोगे आप? राम सेज टू राहुल कॉमा टू कॉमा गो टू हाउस। तो बहुत ही आसानी से बन गया, और यहाँ पर कॉमा ऊपर लगा दीजिए। तो इस तरह से आप बहुत ही आसानी से बना सकते हैं, बिल्कुल भी आपको दिक्कत नहीं आएगी। सिर्फ आपको यही याद रखना है कि जब भी आप वाक्य बनाओगे उसे डायरेक्ट में बनाओगे, इनडायरेक्ट में बनाओगे तो आपसे मिस्टेक हो सकती है और आपका सेंटेंस गलत भी हो सकता है। लेकिन डायरेक्ट में बनाओगे तो आपका सेंटेंस बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। ठीक है, तो इस तरह से यदि स्टोरी में ऐसे वाक्य आते हैं तो आप बहुत ही आसानी से उसको बना सकते हो। ठीक है, तो ये था हमारा डायरेक्ट इनडायरेक्ट के यदि वाक्य आते तो उसको ऐसे बनाएंगे। इसको मैं रफ कर देता हूँ और अगला यूज बताते हैं आपका इम्पेरेटिव। तो आप समझ चुके होंगे कि यदि डायरेक्ट का वाक्य आता है या इनडायरेक्ट का वाक्य आता है तो उसको किस तरह से हम उसकी अंग्रेजी बना सकते हैं। देखो स्टोरी में आपको एक भी वाक्य ऐसा नहीं मिलेगा जो कि आपको समझ में न आए, क्योंकि
जब समझ में नहीं आएगा तो अंग्रेजी क्या बनाओगे। इसलिए हम आपका एक भी पॉइंट नहीं छोड़ेंगे ताकि आपको हिस्ट्री बनाने में दिक्कत हो। तो अगला यूज क्या है आपका इम्पेरेटिव। इम्पेरेटिव सेंटेंस क्या होता है, कह सकते हैं कि जिन वाक्यों में आज्ञा सलाह प्रार्थना आदि का भाव प्रकट हो सके हम इम्पेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। लेकिन हमें तो इम्पेरेटिव सेंटेंस की अंग्रेजी बनानी है, तो बड़ी समस्या वाली बात है। लेकिन आपको परेशान नहीं होना है जब हम हैं तो, ठीक है। तो क्या होता है कि इस प्रकार के वाक्यों में कह सकते हैं कि ये वाक्य अगर इंग्लिश की बात की जाए तो वर्ब से शुरू होते हैं। किस शुरू होते हैं, वर्ब से शुरू होते हैं। लेकिन हिंदी की बात कही जाए तो ये वाक्य हमारे ऑब्जेक्ट से शुरू होते हैं। किससे शुरू होते हैं, ऑब्जेक्ट। यानी कि शुरू में क्या दिया होता है, ऑब्जेक्ट दिया होता है, जिससे हम पहचान सकते हैं कि हमारा ये इम्परेटिव है। और इनके अंत में क्या आता है, आ ई ए आता है। क्या आता है, आ ई ए। मैंने कहा तुम घर जाओ, ऐसा नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें तुम शब्द आ गया तो ये इम्पेरेटिव नहीं है। लेकिन हमें क्या करना, ये हमारे कैसे होता है, ये हमारे ऑब्जेक्ट से शुरू होते हैं। जैसे किताब पढ़ो, घर जाओ, चाय पियो, दरवाज़ा बंद करो, क्रिकेट खेलो, किताब पढ़ो, ये सब क्या है हमारे, ये हमारे इम्पेरेटिव सेंटेंस हैं। इसमें क्या होता है, आज्ञा सलाह प्रार्थना होती है। क्या होती है इसमें, आज्ञा सलाह प्रार्थना होती है। तो हम इनको बहुत ही आसानी से पहचान सकते हैं, ठीक है। अच्छा, आगे इसमें देखो, इसके कुछ रूल्स भी होते हैं। जैसे कह सकते हैं कि कभी नहीं शब्द आए तो नेवर का प्रयोग करते हैं। कभी नहीं शब्द क्या बोले, नेवर का। वाक्य में मत शब्द आ जाए तो क्या करते हैं, शुरू में डू नॉट लगाते हैं, ठीक है ना। यदि वाक्य में कृपया शब्द आ जाए तो प्लीज़ का प्रयोग करते हैं। तो इस तरह से इसके कुछ पॉइंट होते हैं जिसको हम डिस्कस करेंगे ताकि आपकी समझ में अच्छी तरह से आ सके। तो थोड़ा सा लिखते हैं ताकि लिखा हुआ जब आप पढ़ोगे तो समझ में पूरी तरह से आ जाएगा, ठीक है। तो नोट में लिख सकते हैं, नोट पर नहीं लिखना, नोट में लिखना है। नोट पर लिखना तो बड़ा भारी पड़ जाएगा, ठीक है ना। तो ये वाक्य कर्म यानी कि ऑब्जेक्ट से शुरू होते हैं तथा अंत में आ ई ए आदि शब्द दिए होते हैं। तथा अंग्रेजी बनाते समय वर्ब का प्रयोग शुरू में करते हैं। यानी कि वर्ब जो होती है कहाँ लगाते हैं, शुरू में लगाते हैं। तो इन वाक्यों ये वाक्य से कर्म से शुरू होते हैं। जैसे हम कहें किताब पढ़ो, कह सकते हैं ना, तो उसका रूल लिख लेते हैं ताकि रूल से बहुत ही आसान समझ में आ जाता है। तो पहले क्या आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर आपका ऑब्जेक्ट और फिर अदर वर्ड, ठीक है। जैसे मैंने कहा कि किताब पढ़ो, किताब पढ़ो, तो किताब की पढ़ो, पढ़ने क्या होती है, रीड। तो क्या बनाओगे आप, रीड द बुक, क्योंकि पहले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। दरवाज़ा बंद करो, तो क्या करोगे, शट द डोर। इस तरह से आप किसी वाक्य को बना सकते हैं यदि इम्पेरेटिव वाक्य आ जाएगा तो। इसमें क्या होता है कि इसमें आपका यू कर्ता छुपा रहता है। क्या होता है इसमें, यू कर्ता हमारा छुपा रहता है। जैसे हम कहेंगे तुम किताब पढ़ो, क्या है इसका भाव, तुम किताब पढ़ो। तुम दरवाज़ा बंद करो, तुम घर जाओ, तुम खाना खाओ। लेकिन क्या होता है, इसमें हमारा यू कर्ता छिपा रहता है, इसलिए इसमें आज्ञा सलाह प्रार्थना का भाव होता है। तो इस तरह से आप बना सकते हैं। आगे देखो, अगला रूल है इसमें जो आपको याद रखना है। कह सकते हैं कि जब वाक्य के शुरू में
कृपया शब्द आए तो वाक्य के शुरू में प्लीज या फिर काइंडली लगाते हैं। तो इसका भी एक रूल बना देते हैं, प्लीज कहते हैं कृपया यहाँ बैठ जाओ। कहते हैं कृपया यहाँ बैठ जाओ, तो क्या करोगे, प्लीज सिट हेयर। अगला रूल है इसका, जब वाक्य में मत शब्द आए तो वाक्य के शुरू में डू नॉट लगाते हैं। क्या करते हैं, वाक्य शुरू में डू नॉट लगा देते हैं। तो इसका भी रूल लिख देते हैं। रूल से क्या होता है कि सेंटेंस को बनाना थोड़ा इजी हो जाता है, बस, और कोई ज़्यादा लाभ नहीं है। कहते हैं शोर मत करो। तो देखो मत शब्द आ गया, तो क्या लगा देंगे, डू नॉट लगा देंगे। मेक ए नॉइज, ठीक है। एक और रूल है, इसे भी देख लेते हैं ताकि आपका ये इम्परेटिव का भी मामला फिनिश हो जाए। जब वाक्य में कभी नहीं या कभी भी नहीं शब्द आए तो वाक्य के शुरू में नेवर का प्रयोग करते हैं। तो ये बात भी आपको याद रखनी है। नेवर यानी पहले नेवर आएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड। इस तरह से आपका इसको बना सकते हैं। जैसे हम कहते हैं कभी भी झूठ मत बोलो, तो क्या करोगे, नेवर टेल ए लाई, नेवर टेल ए लाई, ठीक है। तो इस तरह से देखो, ये था आपका इम्परेटिव। पहले हमने आपको बताया डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, यदि डायरेक्ट इनडायरेक्ट का वाक्य आता है तो उसको किस तरह से आप उसके बना सकते हो। फिर इसके बाद हमने आपको इम्परेटिव, यदि इम्परेटिव वाक्य आ जाएंगे तो कैसे बना सकते हो उनको। तो बहुत ही आसानी से आप इस तरह से ऐसे वाक्यों को बना सकते हैं, क्योंकि स्टोरी में अक्सर ऐसे वाक्य आ जाते हैं तो बड़ी समस्या उत्पन्न हो जाती है कि अब इसको कैसे बनाएं, इसकी अंग्रेजी कैसे बनाएं, क्या बनाएं, और बड़ा घबराहट सी फील होती है कि अब तो हमारे 10 नंबर गड्ढे में गए, ठीक है। इस तरह से यदि आपको ये सारी बातें याद होंगी तो आप किसी भी सेंटेंस पर दुखी नहीं होंगे, परेशान नहीं होंगे, और आप उसे बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। बिल्कुल भी आपको दिक्कत नहीं आएगी। सिर्फ क्या करना है, जितने भी हम आपको रूल्स लिखा रहे हैं उसको आप सादा अच्छी तरह से थोड़ा पढ़ते रहिए, ताकि आपके दिमाग में बैठ जाएंगे, और जब आप स्टोरी बनाओगे तो सब बाहर निकल के आ जाएंगे, और आपके 10 मार्क्स बहुत ही आसानी से कंप्लीट हो जाएंगे। और हम आपको बता चुके हैं कि यदि आपका ये पोर्शन पक्का हो जाता है, ये पोर्शन आपका
अच्छा होता है तो मैं इस बात की गारंटी लेता हूँ कि कोई क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा, ठीक है ना। इसलिए आपको इन पॉइंटों को बहुत अच्छी तरह से याद करना है, लिख लिख के याद करना है, ताकि आपकी समझ में पूरी तरह से आ जाए। और इस पर आपका पूरा कोर्स डिपेंड है, इस बात को हम पहले भी बता चुके हैं, इसलिए आपको इसको बहुत अच्छी तरह से याद करना है। सबसे खास बात, वीडियो को लाइक या शेयर करना नहीं भूलोगे, ताकि और लोग इस चीज़ का फ़ायदा उठा सकें, ठीक है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।